गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति के बारे में आपने कुछ चीज़ें कल भी आपने पढ़ ली थी। जैसे कि हम बातें करें कि एस्किमो का आपने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और एक पढ़ा था आपने क्या चीज़ पढ़ा था, शाब्दिक अर्थ, और एक पढ़ा था आपने शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट एस्किमो जनजाति के लोगों की कैसी होती है बनावट। एक पढ़ा था आपने निवास क्षेत्र, ये किन किन प्रदेशों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और एक पढ़ा था आपने आर्थिक क्रियाकलाप। यहाँ तक आपने कल पढ़ लिया था आर्थिक क्रियाकलाप। अब आप लोग जो यहाँ से आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं एक बार इन पॉइंटों को रिवीजन कर देता हूँ। शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, ये इसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। शारीरिक बनावट की बात की जाए तो कद इनका नाटा मचला छोटा होता है और आंख इनकी कत्थई होती हैं। शरीर इनका स्पष्ट होता है और स्वभाव से ये सरल हुआ कैसे होते हैं, हंसमुख होते हैं। तो ये कुछ शारीरिक बनावट भी मैंने आपके लिए बताई थी। निवास क्षेत्र की बात की जाए तो ये लोग मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरियन, कनाडा ऐसे प्रदेशों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं। कैसे प्रदेश हैं, ठंडे। आर्थिक क्रियाकलापों में हमने विभिन्न बिंदु पढ़े थे इनके, जैसे आखेट है। आखेट के बाद पढ़ा था आपने भोजन है, किस भोजन का ये उपयोग करते हैं। उसके बाद वस्त्र इनके, उसके बाद इनका आवास, और आवास के बाद इनका पढ़ा था हमने क्या, उपकरण। तो इन प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमने जानकारी ली थी, कल ले ली थी। आकेट भी ये दो प्रकार का करते थे, जैसे कि एक तो था इनका माउपाक विधि से आकेट करते थे, और एक विधि थी उत्तोक विधि से ये क्या करते थे, आकेट करते थे। दो विधि थी। माउपाक विधि से जो आकेट करते थे वो शीत ऋतु में करते थे, और उत्तोक विधि से जो आकेट करते थे वो बसंत ऋतु में करते थे। तो कहने का मतलब मेरा, माउपाक का वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो प्रतीक्षा करना होता है, और प्रतीक्षा करना होता है। माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रतीक्षा करना। तो देखिए क्या होता है, माउपाक विधि में जो शिकारी होता है वो शिकारी बर्फ में छिद्र करता है, और छिद्र करके उस पर हड्डी का क्या रखता है, टुकड़ा रखता है। जैसे ही सील मछली वहाँ पर सांस लेने के लिए या भोजन की तलाश में वहाँ पर पहुँचती है, और हड्डी का जो टुकड़ा होता है हिलने लगता है, और जैसे ही हिलता है तो शिकारी एक हथियार होता है उसके पास, जिसका नाम है हार्पून। इस हार्पून हथियार के माध्यम से इसका शिकार कर लेता है। शिकार किसका करता है, तो सील मछली का यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। तो इस विधि को यहाँ पर बोला जाता है माउपाक विधि। और एक विधि होती है यहाँ पर उत्तोक विधि। उत्तोक विधि में होता क्या है कि जो शिकारी होता है, शिकारी एक तो कयाक का उपयोग करता है। कयाक चमड़े की बनी नाव होती है, और रेनडियर या एक यहाँ पर कुत्तों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, कुत्तों का उपयोग करता है। कुत्तों को अपने साथ में लेता है, और इनको लेकर के और यहाँ पर वही सील मछली का क्या करता है, शिकार करता है। लेकिन जो सील मछली होती है वो धूप सेकने के लिए बाहर निकलती है, क्योंकि वसंत ऋतु होती है, और वसंत ऋतु में थोड़ा मौसम गर्म होने लगता है, और जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है तो सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर निकलती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो जो शिकारी होता है वो कयाक नाव के माध्यम से परिवहन करता हुआ और कुत्तों के माध्यम से उस सील मछली का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। उसके बाद वो भोजन की बात की जाए तो ये लोग 3 मछली होती हैं, जैसे सील है, व्हेल है, सी लोयन है। इन प्रमुख मछलियों का ये कच्चा मांस खाते हैं, अपने भोजन में उपयोग करते हैं। वस्त्रों की बात की जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, और ये चमड़े के बने वस्त्रों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। खाल के बने वस्त्रों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आवास की बात की जाए तो इनके जो घर होते हैं वो बर्फ, लकड़ी, हड्डी, पत्थर आदि के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और आवास में भी इनके दो यहाँ पर भाग में नाम दे सकता हूँ, जैसे इंग्लू क्या होता है, तो बर्फ के बने घरों को इंग्लू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ में बने हुए घरों को क्या कहेंगे, इंग्लू कहेंगे। एक होता है कर्मक। कर्मक क्या है, तो कर्मक में आता है
कि एस्किमो जनजाति के लकड़ी और अड्डे के बने जो घर होते हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, कर्मक कहा जाता है। उसके बाद इनका जो, ये तो आपने कल रिवीजन टाइप में मैंने आपको ये बताया है, कल आपने पढ़ भी लिया था। और शेष यहाँ से आगे चलेंगे इनका समाज व संस्कृति। देखिए समाज व संस्कृति में क्या अंतर है अन्य जनजातियों से। इस जनजाति में उन चीज़ों को समझने का आप लोग प्रयास करना। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो सभी जनजातियों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, समान है। समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति। देखिए कौन कौन से बिंदु कॉमन है उनको मैं सभी जनजातियों में आप लिख सकते हैं, आंसर चल जाएगा आपका। जैसे कि सभी जनजाति जो होती हैं वो प्रकृति प्रेमी होती हैं। क्या प्रेमी होती हैं, प्रकृति प्रेमी होती हैं। पहला बिंदु ये चलेगा। दूसरा बिंदु है आपका कि सभी जनजातियां जो होती हैं वो सभी जादू टोना में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जादू टोना में क्या करती हैं ये जनजातियां, विश्वास। जादू टोना में विश्वास करती हैं। अगला बिंदु बना सकते हैं, पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पितृसत्तात्मक क्या पाया जाता है, समाज पाया जाता है। चौथा बिंदु बना सकते हैं आप लोग कि इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ये चार बिंदु कॉमन है। लेकिन पांचवा बिंदु क्या अलग है इस जनजाति का, वो है कि जब शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु में भोजन की क्या हो जाती है, कमी। भोजन की कमी हो जाती है। और जब भोजन की कमी हो जाती है तो इन लोगों के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बुजुर्ग लोग स्वयं क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बिंदु कुछ अलग है इसमें, बाकी की सभी जनजातियों में समान है। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं, पितृसत्तात्मक समाज इनमें पाया जाता है और बहुपत्नी प्रथा भी इनमें पाई जाती है। और शीत ऋतु में इन लोगों के जो बुजुर्ग होते हैं जब भोजन की कमी हो जाती है तो स्वयं ही क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये इनका समाज व संस्कृति से संबंधित बिंदु हैं जो आपको लिखने होंगे। यहाँ से आगे जो अगला जो बिंदु पढ़ेंगे आप लोग वो पढ़ेंगे यहाँ पे वातावरण के साथ है समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार से ये जनजाति वातावरण के साथ समायोजन करती है, क्योंकि ये जनजाति जो है वो ठंडे प्रदेशों में क्या है, रहती है। वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार से करती है, तो उसमें कुछ मैं यहाँ पर बिंदु लिख रहा हूँ। जैसे पहला बिंदु मैंने लिखा कि आँख कवच का उपयोग करते हैं। आँख कवच, ये जनजाति जो होती है सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं और बर्फ पर पड़ती हैं तो उससे चमक निकलती है और उस चमक जो होती है वो आंखों के लिए हानिकारक होती है और उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आँख कवच का उपयोग करते हैं। सूर्य की क्या है, किरणों की चमक से बचने के लिए, भाई सूर्य की किरणें जो होती है वो बर्फ पर पड़ती है और बर्फ की चमक इनकी आंखों पर पड़ती है और उससे बचने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, आँख कवच का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बर्फ पर किस पर पड़ रही है वो सूर्य की किरणें, बर्फ पर सूर्य की किरणों की चमक से बचने के लिए ये लोग किसका उपयोग करते हैं, आँख कवच का क्या कर रहे हैं, उपयोग करते हैं। अगला बिंदु इसी में जो बनेगा वो बनेगा इंग्लू। इंग्लू क्या है, भाई शीत ऋतु होती है, ठंडे प्रदेशों में होते हैं, रहते हैं, ये लोग निवास करते हैं। तो ठंड से बचने के लिए इन्होंने इग्लू का निर्माण किया। कहने का मतलब इग्लू बर्फ के बने हुए क्या होते हैं, घर होते हैं। तो बर्फ के बने घरों का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। बर्फ के बने हुए क्या है, घर, जिनको यहाँ पर क्या कहा गया है, इग्लू यहाँ पर कहा गया है। और तीसरा बिंदु बनता है इसमें, इन्होंने स्लेज का उपयोग किया परिवहन के रूप में। इन्होंने बर्फ पर परिवहन के रूप में जिस साधन का उपयोग किया है वो क्या है, यहाँ पर है स्लेज है, जो क्या होती है, पहिया विहीन क्या होती है, गाड़ी होती है। पहिया विहीन
गाड़ी होती है जिसको रेनडियर या कौन खींचता है, कुत्ते खींचने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। रेनडियर या कुत्ते उसको खींचते हैं और ये पहियाविहीन होती है। और इस प्रकार परिवहन के रूप में उन्होंने किसका उपयोग किया है, स्लेज का उपयोग किया। बर्फ में ठंडी प्रदेशों में रहने के लिए इन्होंने इग्लू का उपयोग किया और आँख कवच का उपयोग किया। इन्होंने बर्फ पर सूर्य की किरणों की चमक से बचने के लिए इन्होंने किसका उपयोग किया है, आँख कवच का इन्होंने क्या किया है, उपयोग किया। उसके बाद लास्ट बिंदु बनता है इसका एस्किमो जनजाति का, जो है आधुनिक संस्कृति के साथ इनका क्या है, संपर्क। आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क, आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क। आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क, इसमें क्या इन्होंने अलग किया है, क्या किस प्रकार से वर्तमान में इनके जीवन में या इनकी संस्कृति में बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को यहाँ पर समझने का प्रयास करना। देखिए वर्तमान में ये जो लोग हैं इनका संपर्क बढ़ने लगा है, कुछ देशों से संपर्क बढ़ने लगा है। एक तो यूरोपियन देशों से, यूरोपियन, और एक इनका अमेरिकन देशों से क्या होने लगा है, संपर्क बढ़ने लगा है। अमेरिकन देशों से इनका क्या होने लगा है, संपर्क बढ़ने लगा है। तो पहला बिंदु लिखेंगे आप लोग कि जो एस्किमो जनजाति है, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों के आसपास में निवास करती है, जैसे ग्रीनलैंड था, अलास्का था, आपका साइबेरिया था, इन प्रदेशों में निवास करती है। तो मेरा कहने का मतलब इन्हीं देशों के या इन्हीं महाद्वीपों के आसपास के देशों में इनका संपर्क बढ़ने लगा है। उसके बाद दूसरा बिंदु है इनका कि वर्तमान में ये जो हार्पून का उपयोग करते थे, इसका उपयोग करते थे, हार्पून एक हथियार है इनका जो बालेनुमा हथियार होता है, उसका जो उपयोग करते थे, अब इसके स्थान पर ये उपयोग करने लगे हैं किसका, बंदूकों का। शिकार में जो उपयोग करने लगे हैं, पहले ये शिकार करने के लिए हार्पून हथियार का उपयोग करते थे, लेकिन अब वर्तमान में किसका उपयोग करने लगे हैं, हार्पून हथियार का भी क्या करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु बनता है वो बनता है इसका, ये लोग कयाक के स्थान पर, किसका, कयाक क्या होती है, चमड़े की बनी नाव। इस कयाक के स्थान पर वाष्प चालित मशीनों का क्या करने लगे हैं, उपयोग। वाष्प चालित मशीनों का क्या करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं, या नावों का क्या करने लगे हैं, ये उपयोग। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कयाक जो नाव थी, चमड़े की बनी नाव थी, इसका उपयोग करते थे परिवहन के रूप में, लेकिन अब वर्तमान में ये वाष्प से चलने वाले नावों का क्या करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं। चौथा बिंदु बनेगा इसमें कि ये स्लेज जिसका उपयोग करते थे, स्लेज जो पहियाविहीन गाड़ी हुआ करते थे, इसका उपयोग करते थे, इसके स्थान पर अब ये लोग परिवहन के रूप में स्नो स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं। स्नो स्कूटर का क्या करने लगे हैं, उपयोग करने लगे हैं, जिसके कारण इनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल, पहनावा आदि में क्या आने लगा है, बदलाव आने लगा है। तो आपको आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क में ये बिंदु आपको लिखने होंगे कि वर्तमान में इनका जो संपर्क है वो यूरोपियन और अमेरिकन देशों से होने लगा है, और अब ये हार्पून के स्थान पर बंदूकों का उपयोग शिकार करने में लग गए हैं। शिकार करने में जिन हथियारों का उपयोग करने लगे हैं वो हार्पून के स्थान पर बंदूकों का करने लग गए हैं। ये लोग कयाक के स्थान पर वाष्प चालित नावों का उपयोग करने लगे हैं, और स्लेज के स्थान पर जो स्लेज है आपकी पहियाविहीन गाड़ी है, उसके स्थान पर ही स्नो स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं। अब इनके वर्तमान में रहन सहन, खान पान, बोलचाल, पहनावा आदि में क्या होने लगा है, बदलाव होने लगा है। तो ये थी आपकी एस्किमो जनजाति। अब आप अगली जो जनजाति पढ़ेंगे वो विश्व की प्रमुख जनजातियों में से अगली जनजाति आएगी आपकी बुशमैन, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।